बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मेरा नाम है भारती और मैं हूँ आपकी जूलॉजी टीचर। लास्ट क्लास में बच्चों हमने कवर करे थे एलर्जी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, राइट। एलर्जी के बारे में पढ़ा था कि वो उस एलर्जी जो है वो क्या है, एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है हमारे इम्यून सिस्टम का। जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही काम करने लग गया है ना, ओवर टाइम कर रहा है, ओवर वर्क कर रहा है। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या थे? वो डिसऑर्डर्स जिसमें आपके इम्यून सेल्स आपके ही बॉडी को पहचानने से मना कर रहे थे। तो उस केस में क्या हो रहा था कि आपके इम्यून सेल आपके बॉडी के सेल को ही क्या कर रहे थे, मार रहे थे, है ना, उनको इफेक्ट पहुंचा रहे थे। अब ये दो डिसऑर्डर्स हम लोगों ने करे, करेक्ट है, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स करेगी। कुछ हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा कि एलर्जी में हमने 3 के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, यानी कि ये वो डिसऑर्डर्स होंगे जिसमें आपकी इम्यूनिटी या इम्यून सेल्स की डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, क्लियर है? आई गेस सबको क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। तो जो सबसे पहला डिसऑर्डर हम लोग करने वाले हैं बच्चों, वो है स्किड। क्या है? वो है स्किड। अब जब हम लोग स्किड की बात कर रहे हैं, SCID, इसकी फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं बच्चों। इसकी फुल फॉर्म है सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। अब ये तो अपनी फुल फॉर्म में ही बता रहा है कि ये कितना सीवियर केस है। क्या कर रहा है? ये अपनी फुल फॉर्म में ही बता रहा है कि ये कितना सीवियर केस है। करेक्ट है। अब जब ये सीवियर केस है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, इससे खराब हो सकती है। क्या क्या खराब हो रहा है और किस चीज़ के वजह से हो रहा है, चलो वो जान लेते हैं। जब हम लोग बात करते हैं खराब होने की, तो खराब होने से पहले क्या खराब कर रहा है वो पता होना चाहिए। ये कॉज होती है बच्चों जीन म्यूटेशन के वजह से। ये किसके वजह से कॉज होती है? ये कॉज होती है बच्चों जीन म्यूटेशन के वजह से। म्यूटेशन क्या है सबको पता है, आई गेस। हम लोग बहुत सारी टाइप ऑफ म्यूटेशन पढ़ते हैं जब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स की, है ना। जेनेटिक्स में हम लोग बहुत सारी टाइप ऑफ म्यूटेशंस पढ़ते हैं। और जीन म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन का मतलब क्या है? कुछ सडन चेंजेस आपकी जीन्स में आ गई हो, मतलब एकदम से अभी कुछ और प्रोड्यूस कर रहा था, अभी कुछ और प्रोड्यूस करने लग गया है, तो जिसके वजह से क्या हो गए, कुछ चेंजेस बॉडी में अकर हो गए हैं। तो स्किड में क्या हो रहा है? जीन म्यूटेशन के वजह से क्या कर रहा है, एक आपका एंजाइम बॉडी में प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एडिनोसाइन डीएमिनेज। कौन सा एंजाइम है? एडिनोसाइन डीएमिनेज। अब इस एंजाइम का अगर नॉर्मल बॉडी कंडीशन है, यानी कि स्किड नहीं हुआ है, नॉर्मल बॉडी कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है बॉडी में, मतलब बिल्कुल फिटम फाट आप लोग क्या कर रहे हो, रह रहे हो, तो क्या होगा? तब ये क्या करते हैं? ये करते हैं बच्चों मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। क्या कर रहे हैं? मैच्योरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट कर रहे हैं। अब मान लो इस जीन म्यूटेशन के वजह से क्या हो रहा है, मान लो, क्या ऐसा ही होता है यार, इस जीन म्यूटेशन की वजह से पता है बच्चों क्या हो रहा है? ये इस एंजाइम की, इस एडिनोसाइन डीएमिनेज की हमारी बॉडी में हो रही है डेफिशिएंसी, है ना। मतलब ये बन नहीं रहा, इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, कमी हो रही है। अब जब इसकी कमी होगी बच्चों,
तो आपको पता होगा ना कि ये कमी होगी तो बी और टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन में भी कमी होगी, और अगर बी और टी लिम्फोसाइट की मैचुरेशन में कमी हुई तो ये वो दो मेजर सेल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज बना रहे हैं, टी सेल उनकी हेल्प कर रहे हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, है ना, आपकी बॉडी को बचा के रख रहे हैं यार। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जीन म्यूटेशन की वजह से इसी की मतलब जो वो एंजाइम हेल्प कर रहा है उन दोनों चीजों को बनाने के लिए, वही क्या हो गया, हमने उसकी कमी कर दी बॉडी में। ठीक है, तो क्या हुआ, जीन म्यूटेशन के वजह से क्या हुआ, एडिनोसाइन डीएमिनेज क्या हुआ की डेफिशिएंसी हुई। क्या हो गई, डेफिशिएंसी हुई। अब बच्चों डेफिशिएंसी हुई तो पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या कर रहे थे, नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं यहां पर लिखूं नॉर्मल बॉडी कंडीशन में क्या कर रहा था ये एडिनोसाइन डीएमिनेज, बच्चों ये क्या कर रहा था, ये मैच्योरेशन कर रहा था, मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा था ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब इसने धोखा दे दिया, मतलब पहले इसे धोखा मिला, अब इसने इंतकाम ले लिया कि अब मेरे को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो अब तुम्हारा ही घाटा है। घाटा कैसे है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो बी और टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन में भी कमी होगी। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी के वजह से कहाँ डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी इन दी maturation of B and T lymphocytes। ठीक है, ठीक है, किस चीज की डेफिशिएंसी हो रही है, बी और टी लिम्फोसाइट की। अब बच्चों इन दोनों की डेफिशिएंसी होगी तो देयर आर चांसेस, क्या होता है, बहुत अर्ली एज में भी डेथ हो जाती है। मतलब ये इतना फेटल हो सकता है, इतना फेटल हो सकता है, फेटल ही होगा ना, मतलब आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाले सेल्स की कमी हो रही है बॉडी में। अब जब वो हो गया तो फेटल तो है, यानी कि बहुत, कितना फेटल है, फेटल इतना है कि बहुत अर्ली एज पर क्या हो रहा है, डेथ हो रही है। ठीक है, अब एक कुछ एक्स्ट्रा बता देती हूँ बस कि ये जो जीन म्यूटेशन है ना, ये जो जीन जो म्यूटेट कर रही है, ठीक है, ये जीन जो म्यूटेट कर रही है ये किसको कोड कर रही है, क्या है इस जीन के पास, इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, ये जो जीन कोड कर रही है क्या है इसके पास, इंटरल्यूकिन्स को बनाती है ना, इंटरल्यूकिन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये जीन। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देती हूँ, सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी में क्या हो रहा है, जीन म्यूटेट कर रही है, जीन म्यूटेट करने के वजह से ये जो एडिनोसाइन डीएमिनेज बनना चाहिए था वो बन नहीं पा रहा है, जिसके वजह से इसकी डेफिशिएंसी हो रही है। अब अगर ये नहीं बनेगा तो बी और टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने में हेल्प कौन करेगा, बताओ, कोई भी नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से बहुत फेटल, ये क्या है, एक तरह का बहुत ज़्यादा फेटल केस है, जिसके वजह से अर्ली एज पे क्या हो रही है, डेथ भी हो सकती है। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज, सबने सुना होगा, हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत ऊपर सुपरफिशियली इसको क्या कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। तो जो नेक्स्ट डिजीज है वो है एड्स। अब बच्चों इस चैप्टर में ना आपको एसटीडीज़ के बारे में फिर से दे रखा है, लेकिन मैंने एसटीडीज़ ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में करा दी है, वो भी काफ़ी अच्छे से कराई है, सिम्टम्स और उनके कॉजिंग एजेंट सब बताया गया है वहाँ पर, तो आप उधर से ये कवर कर सकते हो। ठीक है, तो एड्स क्या है, एड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एड्स भी एक तरह का इम्यून डेफिशिएंसी क्या है, डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है। ठीक है, एड्स क्या है, एड्स एक तरह का अक्वायर्ड इम्यून
डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब आगे के 3 वर्ड्स का मतलब तो यार आपको पता होगा। अक्वायर्ड यानी कि जो हमने अक्वायर करी, इम्यून यानी कि इम्यूनिटी को रेफर कर रहा है, डेफिशिएंसी यानी कि उनकी डेफिशिएंसी हो रही है, इम्यून सेल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, यहाँ पर भी होगी, कुछ ना कुछ इतना डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन एक बात बताओ यार, ये सिंड्रोम का मतलब क्या है? ये सिंड्रोम का मतलब क्या है, सोचा है? सिंड्रोम बच्चों होता है जब एक ही डिजीज के वजह से, किसी एक चीज के वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलते हैं। क्या होता है जब किसी एक चीज के वजह से, किसी एक वायरस के वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम है बच्चों ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जब बहुत सारे सिम्टम्स हो जाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम। अब ये हमें सबको पता है कि ये जो आपका एड्स है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, ये क्या करता है, ये किसके वजह से कॉज हो रहा है? ये एक वायरस के वजह से कॉज हो रहा है जिसका नाम है HIV। HIV वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो, क्या है इसका फुल फॉर्म? HIV की फुल फॉर्म क्या है? ये तो पता होना चाहिए ना, 8वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो। बताओ बताओ, लास्ट में भी पढ़ा था। तो क्या है? HIV वायरस से कॉज हो रहा है। अब HIV वायरस क्या है? रेट्रोवायरसेस के ग्रुप में आता है। किस में आता है? HIV वायरस एक तरह का क्या है? रेट्रोवायरस है। और ये क्या कर रहा है? ये एड्स कॉज करता है एक पर्सन में, है ना। ये क्या करता है? ये एड्स कॉज करता है एक पर्सन में, ठीक है, ठीक है। अब अक्वायर्ड का मतलब आई गेस जब पता है, हमने ऑलरेडी अक्वायर्ड इम्यूनिटी और ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अक्वायर्ड डिजीज का मतलब क्या आ जाता है? जो हमने लाइफ टाइम पे कमाया है ना, क्या किया है? लाइफ टाइम में कमाया है, उसको हम लोग बोलते हैं अक्वायर्ड। कि हमने पूरी लाइफ टाइम में, लोग पता नहीं क्या क्या कमाते हैं, और इसमें क्या हो रहा है? इसमें एड्स को अक्वायर करा गया, इस इम्यून डेफिशिएंसी को अक्वायर करा गया है। अब जो मेजर प्रिंसिपल है ना, मतलब अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊं तो ये क्या करता है? आपके जो टी हेल्पर सेल थे ना, जो टी हेल्पर सेल थे जिनको बुला रहे थे कि आ जाओ, हमें जो बुला रहे थे WBCs को, ठीक है, कि आ जाओ अब मारेंगे इस पैथोजन को, ये उन्हीं टी हेल्पर सेल को क्या करते हैं? उस पर अटैक कर देते हैं। ये क्या करते हैं? दे अटैक, ये जो वायरस है ये क्या कर रहा है? दे अटैक टी हेल्पर सेल्स। अब उन पे अटैक करेंगे तो जिसके वजह से क्या हो जाएगी? इन टी हेल्पर सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ड्यू टू विच टी हेल्पर सेल्स क्या होगा? टी हेल्पर सेल का काउंट कम हो जाएगा। अब टी हेल्पर सेल का काउंट नॉर्मल, अगर मैं आपको बताऊं ना, नॉर्मल होता है, मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, कुछ 900 × 10⁶ आई गेस, है ना। नॉर्मल अगर मैं काउंट बताऊं इनका, तो नॉर्मल काउंट क्या है? नॉर्मल काउंट है बच्चों टी हेल्पर सेल का, टी हेल्पर सेल का जो नॉर्मल काउंट है वो होता है 900 × 10⁶ पर लीटर। और ये जो HIV वायरस है, पता है इसको कितना कम कर देता है बच्चों? ये कम कर देता है इसको 200 वाले पोर्शन में पहुंचा देता है। सोचो कितना कम कर दिया इस HIV वायरस ने। इस HIV वायरस ने क्या किया?
इसको पहुंचा दिया है 200 की रेंज में। तो सोचो कितनी कमी हो गई। और अगर टी हेल्पर सेल्स नहीं होंगे तो आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो ढंग से वर्क कर ही नहीं पाएगी ना। इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे ना, हेल्प करने आ रहे थे उस इम्यून रिस्पॉन्स में, अब हेल्प करने नहीं आएंगे यार तो कैसे काम चलेगा? नहीं चल पाएगा, बिल्कुल भी काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब एक मिनट, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये वायरस जो है ना, ये जो HIV आया है, बड़े प्यार से आपकी बॉडी में एंटर किया है, कैसे कैसे आया है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये टॉपिक यहाँ पर दे रखा है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो HIV है ना बच्चों, ये मेजरली किसके वजह से आता है? ये मेजरली आता है बॉडी फ्लूइड के वजह से। कैसे आ रहा है ये HIV एड्स या ये HIV कैसे आ रहा है? ये आ रहा है बच्चों बॉडी फ्लूइड्स के वजह से। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स के वजह से आ रहा है, यानी कि सीमेन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ठीक है, वजाइनल डिस्चार्ज हो गया, इन सारी चीजों के वजह से क्या हो रहा है, ये HIV एक अनइन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में एंटर कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब इस एड्स का ना दूसरा नाम भी है। ये एड्स जो बीमारी है इसका एक दूसरा नाम भी है जो आप प्लीज याद रखना। इसका दूसरा नाम है, पहले तो यहाँ लिख देती हूँ, ट्रांसमिटेड। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, इस एड्स को क्या बोला जाता है? दिस एड्स ऑल्सो known as स्लिम डिजीज, है ना। आजकल पूरी दुनिया पतला होना चाह रही है, बट ऐसे पतला नहीं होना है। स्लिम डिजीज इसलिए बच्चों क्योंकि ये ना एक पर्सन की इम्यूनिटी इतनी कम कर देता है, इतनी ज़्यादा कम कर देता है कि फॉर एग्जांपल कोई और बैक्टीरिया आया, मतलब एक पर्सन को ऑलरेडी एड्स है, ठीक है, और उसकी बॉडी में कोई और बैक्टीरिया आया, और बहुत इजीली आ जाते हैं यार फिर ये, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से प्रोन हो जाती है। मतलब जिस पर्सन को एड्स है उसकी बॉडी बहुत अच्छे से प्रोन है किसी भी डिजीज़ के लिए। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो एड्स ऑलरेडी इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, डेफिशिएंट कर रहा है। तो वो जो नॉर्मल माइक्रोब्स आए ना, जिससे अगर हम लोग नॉर्मल होते तो वो हम लोग उससे बहुत जल्दी ओवरकम कर लेते, उन सारे माइक्रोब से भी नहीं लड़ पाता। अब जिसके वजह से हमारा बॉडी में एक पर्सन जिसकी बॉडी में एड्स है, जिसको एड्स है, क्या हो रहा है, उसकी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, और सबसे बड़ा एक जो मेजर सिम्टम होता है ना, वो होता है कि वो पर्सन का वेट लॉस होता है। क्या हो रहा है, उस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। अब वेट लॉस होगा यार, इसलिए इसका नाम क्या करा गया है, इसका नाम रखा गया है स्लिम डिजीज। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब एक और चीज़ बता दूं, कि बॉडी फ्लूइड से आ रहा है, लेकिन ये कॉन्जेनाइटल नहीं है, यानी कि कोई टचिंग से, है ना, हगिंग से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग कर दो उस पर्सन को, है ना। तो इन सारी चीज़ों से ये नहीं फैलता है, ये इन सारी चीज़ों से नहीं फैलता। ऐसा नहीं है कि अगर आप बैठे हो और आपके साथ में जो पर्सन है जिसको एड्स है, अगर आप उसको टच करोगे, ठीक है, हग करोगे, तो वो वायरस आपके अंदर भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही है ये चीज़। तो क्या पॉइंट है? पॉइंट है बच्चों कि एड्स cannot be spread by actions like hugging, touching, etc. इन सारे एक्शन से नहीं फैल रहा यार,
इन सारे एक्शन से ऐसा नहीं है कि HIV वायरस आप अपने किसी पर्सन को एड्स है, आपने उससे हाथ मिलाया, वो वायरस कूद के क्या आ गया, आपके पास आ गया। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इस वायरस के बारे में पढ़ते हैं, है ना। बहुत डिस्कस कर लिया क्या क्या कर रहा है, कितना बुरा बुरा कर रहा है एक पर्सन के साथ। अब इस वायरस को पढ़ लेते हैं ज़रा सा, इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बिना पढ़े काम नहीं चलना इसको। फुल फॉर्म अब तो बता दो, कमेंट में लिख दी होगी अब तो। इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इस वायरस को ना और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इस वायरस को और भी बहुत सारे नामों से क्या होता है, जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो जो बच्चों पहला नाम है, नाम याद रखने हैं, एक दो लिखवाऊंगी, ज़्यादा नहीं लिखवा रही, लेकिन नाम याद रखने हैं। तो जो पहला नाम है दैट इज HCLV। क्या है? जो पहला नाम है दैट इज HCLV3 और इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन सेल ल्यूकेमिया वायरस, है ना। ल्यूकेमिया यानी कि कमी होना, है ना, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, सेकंड जो नाम है वो है HTLV। ठीक है, क्या है? HTLV। HTLV क्या है? ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। क्या है? ह्यूमन टी लिम्फोसिटिक वायरस। ठीक है, आप ये दो नाम याद रख लो, आई गेस इनफ रहेंगे आप लोगों के लिए, ये दो नाम पक्का पर याद रखना। ठीक है, ठीक है, और एक और नाम याद रख लो, HIV2। फुल फॉर्म वही है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, पर ये 2 लगा हुआ है और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर बोला जाता है, कहाँ पर यूज किया जाता है? मोस्ट कॉमन इन अफ्रीका। ठीक है, मोस्ट कॉमन कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इतना ही पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब भी आप लेक्चर अटेंड करेंगे आपको NCERT साथ में रखनी है। NCERT, पेन और कुछ नोटबुक, है ना, कुछ नहीं, एक नोटबुक जिसमें आप सारे नोट्स लिख रहे हो। आपको नोट्स बहुत अच्छे लिखवाए जा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स अच्छे लिखवाए जा रहे हैं, बट इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तो आपको नोट डाउन करते रहना पड़ेगा। अब NCERT क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पर एड्स का एक पूरी लाइफ साइकिल दे रखी है हमारी बॉडी में, कि कैसे एंटर किया, क्या हुआ, किसके साथ क्या खराब किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट करेंगे बच्चों, हम लोग उस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, है ना। जो वायरस इतने सारी चीज़ें कॉज कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें कॉज कर रहा है, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है देखो, ड्रॉ करो, साथ साथ ड्रॉ करना है, यही रहा है हमेशा। ठीक है, साथ साथ ड्रॉ करना है। तो ये जो वायरस होता है ना यार, इसकी एक तो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेड से बना देती हूँ, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है। अब इसको भी डिवाइड करेंगे, है ना, इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन फर्दर क्या है, इसके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी क्या है, एक मेम्ब्रेन है, और फिर
ऐसे करके। और इस वायरस के क्या बने हुए हैं बच्चों, इस वायरस के कुछ सींग भी बने हुए हैं, ठीक है। डिजाइन फुल बन रखा है इस वायरस पे, देखो, है ना। फैशनेबल वायरस है यार, इतना फैशनेबल है कि जिसमें आ जाए फिर तो चंद दिन बाकी हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है ना ये पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकता, ये तो पता होगा। मतलब अगर आपने वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ा है, ऑल्दो उसमें मैंने बताया है, बट आपने ये तो पढ़ा होगा कि ये पूरी तरह से क्या होता है, क्योरेबल नहीं है। पार्शियली आप इसको मतलब ऐसा होता है कि कुछ दिन और ठीक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कुछ दिन और ठीक कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब जब हम लोग इस वायरस के बारे में पढ़ते हैं यार, तो इस वायरस में क्या है, अंदर जो कोर है उसमें 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं। इस वायरस के कोर में 2 आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, यानी कि इसका न्यूक्लिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल क्या है इस वायरस का, इसका है आपका आरएनए, ठीक है। और कुछ एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें कुछ, इस कोर में क्या प्रेजेंट है, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। वो एंजाइम्स कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेज, प्रोटीएज, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके प्रोटीन कोड पे। किस पे आ जाते हैं, इसके प्रोटीन कोड पे। आपकी मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है यार, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज की, किस सब्सटेंस की बनी हुई है, पहले कोई मुझे ये बताएगा, बताओ बताओ। याद नहीं है, ऐसा मत बोलो यार, मतलब 11th में सेल पढ़ा है, 9वीं में भी सेल पढ़ा है, 8वीं में भी सेल पढ़ा है, फिर भी बोल रहे हो याद नहीं है, हैं? ऐसे मत करो। तो इसकी जो प्रोटीन है, लिपिड बाइलेयर लिपिड मेम्ब्रेन है या नहीं है हमारी, भूल जाते हो यार, ऐसे मत करो, है ना। रिवाइज करना नहीं छोड़ना है, और खासकर अगर आप इस साल नीट का पेपर दोगे 12th के बाद, या फिर आपको ड्रॉप लेना है, जो भी आपने सोच रखा है, तो क्या करना है, पढ़ना तो है ना, सारा पढ़ना है यार, सब कुछ पढ़ना है। तो ये जो प्रोटीन कोट है ना बच्चों, एक है इसमें इनर प्रोटीन कोट, और एक है इसमें आउटर प्रोटीन कोट, ठीक है। इनर प्रोटीन कोट और आउटर प्रोटीन कोट। इनर प्रोटीन कोट को एक नंबर से डिनोट किया जाता है, दैट इज P24, और ये है P17, ठीक है। अब ये जो गोले गोले जो डिजाइन इस पे बना हुआ है, ये है GP120, ये क्या है, दीज आर GP120। अब ये क्या बला है, ये GP120, ये जो मैम लिखवा रही है इतने कोड वर्ड्स में, ये GP120 क्या है, ये GP120 जो प्रोटीन कोट है ना बच्चों, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट है। उस लिपोप्रोटीन्स में, उन लिपोप्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट है, एक तो ये GP120 प्रेजेंट है, और दूसरा आपका GP41 प्रेजेंट है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारा खेल भी ये कर रहा है यार, मतलब सब हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट मेजरली खेल कौन खेल गया है, ये खेल गया है यार, GP120 और GP41 क्या कर गया है, खेल खेल गया है, ठीक है।
कैसे खेल गया है कि इस GP120 के पास पता है क्या है, ये जो GP120 है इसके पास ऐसा एक सीक्वेंस है, एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जो किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, CD4 रिसेप्टर्स को। किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, CD4 रिसेप्टर्स को। हमने पढ़ा था ना, CD4 रिसेप्टर MHC मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, MHC2 वाले सेल्स पे। तो ये किससे इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस किसका है, इसके पास बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है टू CD4 रिसेप्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेज। यानी कि जब ये बॉडी में एंटर करेगा ना तो ये मैक्रोफेज का फ्रेंड बन के एंटर करेगा। अब फ्रेंड है तो मैक्रोफेज तो नहीं खाएगा इसे। मैक्रोफेज क्या कर रहा है, फैगोसिटिक एक्टिविटी करता है या नहीं करता है। तो जब ये उसका दोस्त बन के एंटर करेगा यार, तो क्या करेगा, मैक्रोफेज तो नहीं मारेगा इसे। इसके साथ साथ ये हेल्पर टी सेल्स को भी फ्रेंड बन के एंटर कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री इसके थ्रू तो है ही, इसके अलावा हेल्पर टी सेल्स के लिए भी क्या है, फ्रेंड है। सोचो, फ्रेंड बन के आया है, बाद में इन्हीं की तादाद कम कर रहा है। पीठ में छुरा भौंक रहा है ये, पीठ में है ना, बहुत कस के, कि बिल्कुल डेफिशिएंट कर देगा बॉडी को टी हेल्पर सेल से। तो GP120 क्या कर रहा है, एक तो CD4 रिसेप्टर से क्या है, उनके पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जिसके वजह से मैक्रोफेज उनको जान रहे हैं तो मारेंगे नहीं, साथ के साथ हेल्पर टी सेल्स के लिए भी फ्रेंड है। अब थोड़ा सा लाइफ साइकिल पे आ जाते हैं, थोड़ा सा नहीं, लाइफ साइकिल जो आपके NCERT में एक डायग्राम बनी गई है, पिक्चर बनाई गई है, उस पे आ जाते हैं यार, ठीक है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये, इसके पास था एक, ये है हमारा HIV वायरस, जिसके पास क्या है, आपका प्रोटीन कोट है, और प्रोटीन कोट के अंदर क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ठीक है। प्रोटीन कोट है और उसके साथ क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है। ये वायरस, ये रेट्रोवायरस, ये क्या है, दिस बाद में मार्क करूंगी यार, सुंदर सा बनाएंगे ना, ठीक है। ये क्या है, ये रेट्रोवायरस क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है सेल को। ये रेट्रोवायरस इन्फेक्ट करेगा सेल को, ठीक है। और इस रेट्रोवायरस का कौन सा पार्ट इन्फेक्ट करेगा सेल को, जो वायरल कोर वाला पार्ट है ना, उधर पर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, वहां पर बाकी 3 एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये आपके एनिमल सेल को करेगा इम्पैक्ट, ठीक है। ओके, ठीक है, बन गया। अब जब ये वायरल हमारे अंदर आएगा, ठीक है, हमारे क्या हुआ, ये आपके दिस इज, ये क्या है, ये है आपका एनिमल सेल, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट था, यहां पर आपका वायरल आया, रेट्रोवायरल आया, और रेट्रोवायरल का कौन सा पार्ट इंपैक्ट करने वाला है, वायरल कोर वाला पार्ट। अब हमारी बॉडी में कौन एंटर कर गया, ये आपका सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंटर कर गया। अब इस वायरल कोर में एक एंजाइम प्रेजेंट था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा, RNA से DNA बनाएगा ये एंजाइम। तो यहां क्या हुआ है, यहां पर बच्चों इसने अपने आप को उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से क्या किया है, DNA में कन्वर्ट किया है, यानी कि वायरल DNA बन जाएगा। किसके थ्रू, आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से,
ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से वायरल डीएनए बन जाएगा। अब ये वायरल डीएनए क्या करेगा, ये वायरल डीएनए होस्ट सेल के डीएनए में जाएगा, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, उधर पर जाके मिलजुल जाएगा, कहां पर जाके, होस्ट सेल के डीएनए में। सोचो अब ये कहां पहुंच गया है, होस्ट सेल के डीएनए में पहुंच गया है। अब ये क्या था, होस्ट सेल था, और वायरल डीएनए भी कहां पहुंच गया है, इसी होस्ट सेल के डीएनए में पहुंच गया यार। अब जब इस सेल के होस्ट सेल के डीएनए में पहुंचेगा, अब क्या होगा, अब वायरल सेल प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, एक न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस होगा, न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस होगा बाय होस्ट सेल। अब आरएनए कैसे प्रोड्यूस हो रहा है यार, अगर आप अपनी मैकेनिज्म देखोगे, रेप्लिकेशन, डीएनए, फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन होती है जहाँ पर एमआरएनए फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आरएनए बन के कहाँ आया, बाहर आया, क्योंकि ट्रांसलेशन बाहर हो रही होती है, अगर आपको याद हो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब जब ये बाहर आया, ठीक है, अब जब ये बाहर आया बच्चों, तो क्या हुआ, यहां पर इसने करा अपने आप का नंबर इंक्रीज करा, यानी कि बहुत सारे न्यू वायरसेस प्रोड्यूस हुए। यहां पर क्या हुआ, इसके बाहर आते ही क्या हुआ, न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब जब बच्चों न्यू वायरसेस प्रोड्यूस हुए, फिर क्या करेगा, किसी दूसरे सेल के पास जाएगा, किसी दूसरे सेल के पास जाएगा, उनको इन्फेक्ट करेगा, रुकेगा नहीं, सिंड्रोम कॉज करना है, बहुत सारे सिम्टम्स। अब क्या करेगा, किसी दूसरे सेल के पास जाएगा, तो दूसरे सेल के पास जाके फिर वो उसको इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, नाउ दिस न्यू वायरस कैन अफेक्ट अदर सेल्स। ठीक है, ओके। तो ये है आपकी लाइफ साइकिल जो आपकी बुक में दे रखी है। अब इसके पीछे भी क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे ये सब हो रहा है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आया, वायरस आया। कौन सा वायरस आया यार, रोटा वायरस आया। क्या आया, रोटा वायरस आया। अब इस रोटा वायरस में क्या हुआ यार, ये रोटा वायरस में जो वायरल कोड था वो आपके एनिमल सेल के अंदर आएगा। एनिमल सेल के अंदर वो खुद का एंजाइम लेके आया, आपकी बॉडी से कुछ यूज नहीं कर रहा है, वो खुद का एंजाइम लेके आया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो गया। फिर ये डीएनए क्या करा, इस डीएनए होस्ट सेल पे जाके इनकॉर्पोरेट हो गया। वहां से फिर हमारा क्या हुआ, एक वायरल आरएनए बना, और वो वायरल आरएनए ने बहुत सारे वायरसेस क्या हुए, प्रोड्यूस करे। अब वायरस प्रोड्यूस करे, फिर वो वायरसेस कहाँ चले गए, दूसरे सेल को इफेक्ट करने चले गए। कि बोल रहे हैं, यहाँ तो खराब कर चुकी हूँ सब कुछ, यहाँ तो खराब कर चुका हूँ सब कुछ, अब दूसरे की बारी। कमोलिका है यार ये। ठीक है, एक को खराब करके कहाँ जा रहा है, दूसरे के पास जा रहा है। ठीक है, क्या है, कमोलिका है, एक को खराब करके दूसरे के पास जा रहा है। क्लियर है, ठीक है। अब होता क्या है, जब वायरस क्या करेगा, जब वायरस एंटर करता है ना बॉडी में, अरे क्या क्या मिटा दिया मैंने, एक मिनट यार। ठीक है, हुआ क्या बच्चों, जब ये वायरस एंटर हुआ हमारी बॉडी में, जब ये बॉडी में एंटर हुआ, तो इस वायरस ने सबसे पहले किसको पकड़ा था, मैक्रोफेज को पकड़ा, जहां पर आरएनए जीनोम ने रेप्लिकेट किया टू फॉर्म वायरल डीएनए।
किसके हेल्प से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से, ठीक है, किसके हेल्प से? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के हेल्प से। यानी कि ये जो डीएनए में बदला है ना, ये इसने अपने दोस्त की मदद से बदला है। कौन था इसका दोस्त? इसका दोस्त था बच्चों मैक्रोफेज। तो यहां पर किसने हेल्प करी? सबसे पहले यहां पर हेल्प करी मैक्रोफेज ने। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या करा? ये वायरस किसके पास आया? मैक्रोफेज के पास आया। मैक्रोफेज में क्या हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के वजह से क्या हुआ? वायरल डीएनए बना। अब ये वायरल डीएनए क्या करेगा? होस्ट सेल में इनकॉर्पोरेट होगा, इनकॉर्पोरेट इनटू द होस्ट सेल। होस्ट सेल में इनकॉर्पोरेट हो गया। यहां तक आ गए हम लोग। अब होस्ट सेल में बच्चों जब ये इनकॉर्पोरेट होता है, वहां पर क्या करेगा? करेगा जो फिर डायरेक्टली किसको करेगा? हार्म कर देगा उस सेल को, उस होस्ट सेल को क्या करेगा? हार्म करेगा। और वहां पर और वायरसेस बनाएगा। क्या बनाएगा? और वायरसेस बनाए। यहां पर इसने जब ये आरएनए बना दोबारा, तो क्या हुआ? बहुत सारे वायरसेस बनाए ना। इसलिए ये सब किसके वजह से हुआ है? मैक्रोफेज के वजह से हुआ है। और इन्हीं सब चीजों के वजह से जब बहुत सारे वायरस बने, तो वो वायरस किसने बनाए? कहां पर बने? किसके वजह से बने? मैक्रोफेज के वजह से बने हैं यार। तो मैक्रोफेज को क्या बोला जाता है? इस मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री भी बोला जाता है। मैक्रोफेज को क्या बोला जा रहा है? HIV फैक्ट्री बोला जा रहा है। मैक्रोफेज के ट्रस्ट का बहुत गलत इस्तेमाल करा है इस वायरस ने, है ना। मैक्रोफेज को ट्रस्ट दिला के कि मैं तुझे जानता हूं, तू मेरा दोस्त है, बहुत गलत इस्तेमाल करा है। इतने सारे वायरस क्या कर लिए हैं? प्रोड्यूस करवा लिए हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब क्या होगा? ये HIV वायरस आपके ब्लड में जाके किससे अटैच हो जाएगा? हेल्पर सेल से, ठीक है। और फिर बहुत सारे वायरस बनाएगा, जिसके वजह से फिर वो हेल्पर सेल जाके दूसरे टी लिम्फोसाइट्स को मारेंगे, ठीक है। फिर वो हेल्पर सेल्स जाके अब ये वायरस की जो फैक्ट्री है यार, ये इतना सारा वायरस यहाँ पर बन गया था ऑलरेडी, अभी भी चैन नहीं है। क्या होगा? ये ब्लड में एंटर करेगा। ब्लड में एंटर करने के बाद ये वायरस क्या करेगा? अटैच होगा किससे? आपके टी हेल्पर सेल से। अब जब टी हेल्पर सेल से अटैच होगा, वहां पर भी क्या बनाएगा? बहुत सारे वायरस बनाएगा, बहुत सारी प्रोजेनी बनाएगा। अब ये सारे वायरस जाके बाकी के टी लिम्फोसाइट्स को मारेंगे। क्या करेंगे? ये क्या करते हैं? ये डिक्रीज करेंगे द अमाउंट ऑफ टी सेल्स, ठीक है। तो टी हेल्पर सेल्स की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, टी सेल्स की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। तो जब सब टी सेल्स की अमाउंट डिक्रीज हो गई है बच्चों, तो फिर बचाएगा कौन? कोई नहीं है अब इसके पास बचाने के लिए हमारी बॉडी को, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब देखो यार, अब देखो, हमने पढ़ ली है साइकिल, है ना। एट द एंड हमें क्या पता चला? कि हमें पता चला कि एट द एंड इस वायरस ने मैक्रोफेज को धोखा दिया, ठीक है। और मैक्रोफेज को धोखा देके उसका इस्तेमाल करके इसने क्या करा? टी सेल्स की, और स्पेसिफिकली टी हेल्पर सेल्स की क्या करी? अमाउंट कम कर दिया। अब जब बचाने वाले ही कम हो गए तो बॉडी नहीं बचेगी, जिसके वजह से यार अगर कोई भी मतलब कोई भी बैक्टीरिया आता है, कोई और पैथोजन आता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी नहीं बचा पाएगी उस पैथोजन के अगेंस्ट भी, ठीक है। क्या होगा? हमारी बॉडी नहीं बचा पाएगी उस पैथोजन के अगेंस्ट भी हमें। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, अगर आपकी बॉडी में क्या आया, आपकी बॉडी में माइकोबैक्टीरियम आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई फंजाई आ गया, और या फिर कोई पैरासाइट आ गया, है ना, क्या क्या आ गया, अब सोचो क्या क्या हुआ है, कितना कितना बुरा किया है कि हेल्पर सेल्स को ही खत्म कर दिया है। अब क्या करेगा, अब मान लो आपकी बॉडी में कोई माइकोबैक्टीरियम आ गया, यानी कि कोई बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, कोई दूसरा वायरस आ गया, कोई पैरासाइट आ गया। कौन है पैरासाइट, किसका एग्जाम्पल दे रखा है, टॉक्सोप्लाज्मा का। टॉक्सोप्लाज्मा क्या है बच्चों, टॉक्सोप्लाज्मा एक विब्रियो शेप्ड पैरासाइट है, यूजली कहाँ से आता है, कैट से आता है, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा आ गया, ठीक है, कोई फंजाई के वजह से आपकी बॉडी में एलर्जी हो रही है। इन सब चीज़ों से आपका इम्यून सिस्टम फाइट नहीं कर पाएगा। जबकि अगर आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक होता ना, तो ये तो कुछ नहीं है, बहुत जल्दी इनको ख़त्म करके आपकी बॉडी को फिर से ठीक कर देता। लेकिन अगर ये सब आए, है ना, और जो आएंगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, इम्यूनिटी वीक होगी तो बाहर, मतलब अगर आपके घर का दरवाज़ा खुला है और सो गए हो तो क्या होगा, घर में लोग नहीं है या सो गए हो तो घर में चोर तो घुसेगा। तो ये सारे क्या हैं, वो चोर हैं जिन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया है और घुस गए हैं आपके घर में, आपकी बॉडी में घुस गए हैं। अब इसके वजह से क्या होगा, मतलब इम्यूनिटी कम करी, ये एंटर हो गए, इन्होंने और इम्यूनिटी कम कर दी, इन्होंने क्या कर दिया, और इम्यूनिटी को कम कर दिया, जिसके वजह से बॉडी कैन नॉट फाइट अगेंस्ट दीज सेल्स, ठीक है। बॉडी ने मना कर दिया, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता अब इनके अगेंस्ट फाइट, ठीक है, क्लियर है। मतलब एक तीर से इस एड्स ने, इस HIV वायरस ने कितने निशाने लगाए यार, कितना कुछ खराब कर दिया, है ना, कितना कुछ खराब कर दिया, ठीक है। अब कुछ सिम्टम्स पढ़ लेते हैं। सिम्टम्स जानने से पहले हमें क्या करना है, हमें पढ़ने हैं 2 टर्म्स, 2 पीरियड्स के बारे में पढ़ना है। पहला क्या है, पहला है इनक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, और दूसरा है बच्चों विंडो पीरियड, ठीक है। अब इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम पीरियड है जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर किया, वायरस एंटर किया और सिम्टम्स आए बहुत टाइम बाद। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, वायरस एंटर करने से लेके सिम्टम्स आने तक, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। वायरस की एंट्री से सिम्टम्स तक क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है, ठीक है। विंडो पीरियड क्या होता है, इन्फेक्शन से डिटेक्शन तक के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं विंडो पीरियड, ठीक है। क्लियर है, ये दोनों क्लियर है, ओके गाइज। अब पता कैसे चलता है, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन है, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन करता है बच्चों, दूसरा कलर ले लेते हैं यार। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन कर रहा है, किसके वजह से पता चल रहा है कि हाँ भैया हो गया है खराब सिस्टम, एलाइसा के वजह से, किसके वजह से, एलाइसा के वजह से, यानी कि एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। और इसमें क्या होता है, इसमें जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है ना बच्चों, वो बेसिक प्रिंसिपल है आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से हम लोग क्या करते हैं, एलाइसा परफॉर्म करते हैं। ये है स्क्रीनिंग टेस्ट, यानी कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। फिर आता है बच्चों एक कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट। इस टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा एड्स है या नहीं है। तो ये है बच्चों आपका वेस्टर्न ब्लॉट।
क्या है, वेस्टर्न ब्लॉट से कंफर्म किया जाता है कि एड्स है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, वेस्टर्न ब्लॉट हम लोग कब पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक वाले चैप्टर में, उधर हम लोग वेस्टर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, बहुत सारे ब्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां से क्या पता चल रहा है, कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है आपका, वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है गाइस, ठीक है, ओके। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। और मैं पहले बता चुकी हूं, पार्शियल ट्रीटमेंट होता है, पूरी तरह से क्योर नहीं कर पाएगा। ठीक है, पार्शियल ट्रीटमेंट है, पूरी तरह से क्योर नहीं होगा। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो सोचो पहला ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, वो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आया था, वो जब वायरस आया था, अगर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं होता तो वो आपके डीएनए में कन्वर्ट नहीं होता, डीएनए में कन्वर्ट नहीं होता तो वो क्या नहीं होता, उधर इनकॉर्पोरेट नहीं होता, कहां पर जाके, आपके होस्ट के सेल में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को रोकना है ना, उसकी मैकेनिज्म को रोकना है। अब उसको आते हुए तो नहीं रोक पाते, लेकिन हम लोग क्या डालेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। क्या डाल रहे हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर दी ट्रीटमेंट। इसके अलावा प्रोटीएज इनहिबिटर यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, या जो तीसरा एंजाइम था जिसका नाम था इंटीग्रेज, उसको भी हम लोग इनहिबिट करा सकते हैं। अगर इनके मैकेनिज्म रोक लिए यार तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा बॉडी में, है ना, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, हमने सिम्टम्स की बात करी थी, सिम्टम्स ही नहीं पढ़े अभी तक। ठीक है, सिम्टम्स पढ़ लेते हैं यार। सिम्टम्स, पहले कुछ साल तो यार बिना सिम्टम के निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। पहले कुछ साल क्या होगा, बिना सिम्टम के निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद शुरू होंगे क्या, सिम्टम शुरू होंगे। तो सिम्टम्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, पहला क्या होगा, स्वॉलन लिम्फ नोड्स। ठीक है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा क्या होगा, डायरिया, वेट लॉस। ठीक है, जब भी तो स्लिम डिजीज बोल रहे थे, वेट लॉस हो रहा है इसलिए स्लिम डिजीज बोली जा रही है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। और प्रोलॉन्ग्ड कफ, खांसी साथ रहेगी, खांसी सारा जो कफिंग है वो क्या करेगी, साथ निभाएगी, प्रोलॉन्ग्ड कफिंग रहेगी। ठीक है, और एट द एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, क्या होगा बच्चों, टी हेल्पर सेल्स की कमी हो जाएगी, टी हेल्पर सेल्स की कमी हो जाएगी, जिसके वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। ठीक है, इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। इसके प्रिवेंशंस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, आप वो चैप्टर देख सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने बेसिकली 2 ही डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, मतलब एक आपने स्किड पढ़ा है, इसकी यार वो लिख लो, ये कैसे हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट है जीन थेरेपी। ठीक है, ओके। अब यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया है स्किड के बारे में, हमने एड्स का के बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने क्या क्या बोला जा सकता है उस वायरस को, फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, फिर हमने पूरी साइकिल पढ़ी, कहाँ कहाँ किसको अटैक कर रहा था, फिर कैसे इम्यूनिटी वीकन हुई, और इन कुछ टर्म्स के बारे में हमने जाना। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस, है ना, कॉमन हेल्थ डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, और कल कोशिश करेंगे
कि हम लोग एटलीस्ट डिजीज कर लें और एक आपकी साइकिल कर ले, दैट इज मलेरिया की, और एक दो साइकिल है जो इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए प्लीज रिवाइज करें। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो, आई होप आप सारे लेक्चर्स देख के खुद नोट्स बना रहे हो और हर चैप्टर के बाद आप अपने शॉर्ट नोट जरूर बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके 2 चैप्टर हो गए, ये तीसरा भी ऑलमोस्ट आपकी डिजीजेस रहता है और आपका कैंसर और ड्रग अब्यूज वाला चीज रहता है। तो आई होप नोट्स बना रहे हो आप अपने। ठीक है, प्लीज रिवाइज करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बच्चों।